हेलो दोस्तों, एस पी वी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो हमने 6000 प्लस प्रश्नों का जो जीके जीएस का सेशन शुरू किए हैं, उसी में आज हम देखेंगे 100 प्रश्न जो प्रमुख रूप से साइंस का होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि उन सब के लिए उपयोगी होगा जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी पीटी, या तो फिर आप जो बिहार में सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है जो बीपीएससी आयोजित करेगा टीचर का, उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, और देखने के बाद जब अच्छा लगेगा तो अदर दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर कुछ कमी रह जाएगी तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक समान चाल से चल रहा है, एक कण है जो समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो कण का पथ कैसा होगा? तो कण का पथ परवलयाकार होगा। सॉरी दोस्त, परवलयाकार नहीं, कण का पथ होगा जो आपका वृत्तीय होगा, जो पथ होगा वृत्तीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका गतिज ऊर्जा आपका 8 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ से दोनों प्रश्न समझ लीजिए। एक प्रश्न पूछेगा कि जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो जब हम लिफ्ट पे चढ़ते हैं तो वास्तविक भार से कम भार कब महसूस होता है? तो जब लिफ्ट है जो त्वरण के साथ अगर नीचे आता है, त्वरण के साथ नीचे आता है तो हमें नीचे आएगा तो वास्तविक भार से कम भार महसूस होगा। अगर यही ऊपर जाएगा, त्वरण के साथ अगर ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो जो वास्तविक भार है उस भार से अधिक भार महसूस होगा। तो अगर ऊपर जाता है तो अधिक महसूस होगा और नीचे आता है तो कम महसूस होगा वास्तविक भार से। तो इसको फाइनली देखते हैं कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम कब होता है। तो हमने अभी बताया कि कम त्वरण के साथ जब नीचे जाएगा तो कम होगा, त्वरण के साथ जब नीचे जाता है तो कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर कि यदि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो कब्जे के पास। नहीं, कब्जे के पास लगेगा तो नहीं सही से खुलेगा। आगे ऑप्शन देखते हैं, मध्य बिंदु के दूर कब्जे के सामने। नहीं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि उपयुक्त से कोई नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी आप लगा सकते हैं, उपयुक्त से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण दोनों नियत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि दो वस्तुओं के बीच घर्षण का क्या कारण है? तो दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण है उसका जो आपका होता है, उसके जो पृष्ठ होते हैं, किसी भी वस्तु का पृष्ठ होते हैं उसमें अनियमितता होता है, तो उसमें घर्षण पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लोहे की गेंद को पारा मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वो क्या होगा? तो वह पारा पर तैरेगी, क्योंकि यहाँ जो लोहा है, लोहा के अपेक्षा पारा का जो होता है घनत्व, जो डेंसिटी होता है, घनत्व अधिक होता है, इसीलिए पारा पर लोहा तैरेगा। अगर यही प्रश्न आपको घुमा देगा कि अगर पानी में लोहा जाएगा तो पानी में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि जो पानी है उसका घनत्व लोहा से कम होता है। घनत्व यहाँ डेंसिटी का मामला है, घनत्व कम होता है पानी का लोहा से, इसलिए लोहा पानी में डूब जाता है। तो जिसका डेंसिटी अधिक होगा उसमें एक दूसरे जो भी वस्तु होगा ऊपर तैरेगा। 8 नंबर प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो अत्यधिक जो ताप होता है उसको मापने में प्रयोग करते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। उच्च तापमान यहाँ दिया है, उच्च तापमान को मापने में प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसका समयावधि आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका समयावधि आवर्तकाल दोगुनी हो जाएगी। जो समयावधि आवर्तकाल होगा वो आपका दुगुना हो जाएगा, जो उसका लोलक की लंबाई चौगुनी होगी तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है। तो आपको मुख्य रूप से जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो द्रव का बूंद होता है वो गोलाकार होता है। एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि जब बारिश जब होती है, यानी कि वर्षा का पानी होता है जो गोल बूंद क्यों बनकर आता है। तो यही पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे का डिस्क गर्म किया जाए तो छिद्र का व्यास कैसा होगा। तो छिद्र का व्यास होगा जो घट जाएगा, क्योंकि जब किसी भी ठोस वस्तु को हम गर्म करते हैं तो पिघलता है। पिघलने के दौरान इसका छिद्र है वो व्यास है जो घट जाएगा। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सब थिंकिंग पे निर्भर करता है। आप एग्जाम हॉल में है तो कैसा सा आपका माइंड चल रहा है उस पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ग्राम ईंधन को जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो इसको ऊष्मीयमान बोलते हैं। ऊष्मीयमान आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको ऊष्मीयमान बोलेंगे। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा जो होगा उसको ऊष्मीयमान बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होगी। तो ये सब बोले कि थिंकिंग पे बेस क्वेश्चन है, किस तरह से एग्जाम हॉल में लोग सोचते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनको क्लियर वो सब रहेगा। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा। तो वैसे ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कहीं अपरिवर्तित देगा, अपरिवर्तित भी कहीं कहीं देगा, और वैसे ही रहती है जैसा उसका गति होता है। नेक्स्ट कहता है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगा। मतलब जब शक्कर का जो घोल है जो चीनी का, उसको अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका विलेयता बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि चीनी का जो हम लोग घोल बनाते हैं उसको अगर हम गर्म करते रहेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा और जो चीनी रहेगा वो बच जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि उसकी विलेयता बढ़ती है। 15 नंबर का प्रश्न है कि यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन में वृद्धि होता है। देखते हैं कि उसका फैलाव ज़्यादा में होता है तो आयतन में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा राशि अदिश है। अदिश राशि पूछ रहा है, तो जिसका परिणाम और दिशा दोनों नियत होता है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, और जिसका सिर्फ दिशा नियत होता है उसको अदिश बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो कार्य है वो अदिश राशि है। बल, त्वरण, आवेग सब सदिश है, कार्य अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है किलोवाट मात्रा का उपयोग किसके मापने में होता है। तो किलोवाट का ऑप्शन देखिए, शक्ति का है जो किलोवाट होता है, शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल का दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य जब एक पैर पर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसका पृथ्वी पर सर्वाधिक दाब लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगा। तो ऊपरी सिरा से जमना शुरू होता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो तालाब या जो भी होता है, नदी होता है, अगर तालाब ही मान लीजिए यहाँ अगर मछली पालन होता है तो कहीं जो बर्फीला स्थान है वहाँ पे अगर पानी जमता है तो ऊपरी सतह पे जम जाता है और नीचे नहीं जमता है। तो इसीलिए जो नीचे होता है जीव जंतु वो जीवित रहता है। तो कल कोई क्वेश्चन ये फंसाएगा आपका कि जब तालाब में जल का पानी जम जाए, तालाब का पानी अगर जम जाए तो फिर भी मछलियाँ जिंदा क्यों रहता है। तो इसलिए रहता है कि निचला जो स्तर होता है वहाँ पे वो नहीं जमता है, ऊपरी स्तर में बर्फ़ जम जाता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि सभी रंगों को सोख लेना और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो सभी को अगर सोख लेती है और किसी को परिवर्तित नहीं करती है तो काली दिखाई देगी।
और जब सभी को परावर्तित कर देगा तो फिर आपका श्वेत दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे अधिक विचलित होता है तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होगा। यहाँ एक लॉजिक समझ लीजिएगा, 90% आपका प्रश्न सही होगा। कहता है कि लाल और बैगनी में किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और बाकी सभी चीज़ में लाल कम होता है। सिर्फ तरंग दैर्ध्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा होता है लाल, और बाकी सब चीज़ में कम होगा बैगनी से। बैगनी सब में अधिक होगा, सिर्फ तरंग दैर्ध्य में कम होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि लाल सिर्फ तरंग दैर्ध्य इसका ज़्यादा है, इसीलिए इसको सिग्नल में इस्तेमाल करते हैं, दूर से दिखाई देता है, और बाकी कुछ भी आएगा तो बैगनी मार दीजिएगा अधिकतम में। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि लैम्डा किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लैम्डा मापने के लिए जो तरंग दैर्ध्य है उसको मापने के लिए लैम्डा का प्रयोग करते हैं। लैम्डा इकाई है तरंग दैर्ध्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण या समान सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो आपका ये बाइकॉन्वेक्स जो लेंस है इसी का बना होता है साधारण समान सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बीच का कोण है? तो इसमें आपतन कोण मान लीजिए कि अभिलंब है आपका, तो आपतन कोण आपको जो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, बीच में ये अभिलंब हो गया, तो यही जो बीच में है ना इसी को आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। आप परावर्तन कोण पूछेगा तो अभिलंब और परावर्तित की जो रेखा होता है उसके बीच में बनता है, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। परावर्तित किरण नहीं ये होगा, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, जो आपतित किरण है सतह पर अभिलंब है उसके बीच बनने वाली कोण होगा आपका जो आपतन कोण हो जाएगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में आपका, आइए ऑप्शन देखते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रकाश को एक केंद्र बिंदु में ला करके एक छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आपको नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता आपका गामा किरण का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में इसकी उपस्थिति से कायिक और आनुवंशिक दोनों तरह की क्षति होता है। कायिक और आनुवंशिक दोनों तरह की क्षति होता है, इसलिए घातक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? तो जो अब का होता है पराबैंगनी किरण, सॉरी दोस्त, अवरक्त किरण जो होता है इसके कारण गर्म होता है, अवरक्त किरण के कारण। 31 नंबर प्रश्न है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य आपका शून्य माना जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग आपका होता है 11.2 किलोमीटर है जो पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर 11.2 किलोमीटर, एक मिनट दोस्त, अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर आपको फेंक दिया जाता है तो आप गुरुत्व केंद्र के बाहर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं लौट के आएंगे। तो यही यहाँ प्रश्न पूछता है कि पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग आपका यहाँ देता है कि गुरुत्व के कारण गिरते हुए एक वस्तु का वेग, नहीं, किसी वस्तु के पृथ्वी गुरुत्व केंद्र क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग। तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग को आपको, सॉरी दोस्त, न्यूनतम वेग होना चाहिए था यहाँ, न्यूनतम वेग
किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग, इसको न्यूनतम वेग माना गया है। जो 11.2 किलोमीटर जो पर सेकंड है, इसको न्यूनतम वेग माना गया है। और कम से कम इतना स्पीड से आपको फेंका जाता है तो वापस फिर पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। कुछ नहीं में कुछ का सृजन किसका नियम है, किसके नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग कहाँ होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। एक और प्रश्न आता है आपका कि जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर उड़ता है। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, या भी ये बहुत प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में कि रॉकेट किस सिद्धांत पर चलता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर चलता है। 35 नंबर है प्रश्न आपका कि अफवाहों के कक्षाओं को भरने का क्रम का नियंत्रण होता है। प्रश्न है आपका कि परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम का नियंत्रण होता है। तो ये अफवाह सिद्धांत पर नियंत्रण होता है। जो परमाणु कक्षा जो भरे जाते हैं अफवाहों के सिद्धांत द्वारा ये भरे जाते हैं। ये 36 नंबर आपका प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन सा उत्तरदायी है? तो अस्थायी कठोरता के लिए आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट है यही जिम्मेवार होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का, विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अग्निशामक में कौन सा गैस काम आता है? तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है अग्निशामक में प्रयोग होता है CO2। यहाँ एक और समझ लेते हैं प्रश्न को। अगर पूछता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाया जाता है? तो ब्रह्मांड पूछेगा तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अगर ये भूप्रॉपर्टी पूछेगा तो भूप्रॉपर्टी में ऑक्सीजन हो जाएगा। और वायुमंडल पूछेगा, वायुमंडल में पूछेगा कौन सा गैस पाया जाता है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये तीन को याद रखेगा। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है। तत्व भी पूछेगा, गैस भी पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और भूप्रॉपर्टी में ऑक्सीजन पाया जाएगा और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अग्निशामक। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में निर्माण आपका जो विटामिन होता है, कोई भी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 41 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? तो आपका जो ध्वनि है, ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। प्रकाश है, रेडियो है, ऊष्मा तरंग है। और ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यहाँ से और एक क्वेश्चन फंसाता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और जो प्रकाश आएगा तो अनुप्रस्थ होगा। दो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया? तो जॉन केपलर ने किया था। जॉन केपलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की चाल, जब सूर्य के चारों जो पृथ्वी की परिक्रमा होता है, जैसे कोई भी वो बुध हो, आपका पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह है या मंगल है, तो जब सूर्य के नज़दीक आता है ना, सूर्य के नज़दीक अगर आता है तो तेज़ हो जाता है उसका स्पीड। और जैसे दूर जाता है तो उसका स्लो हो जाता है। जैसे भीड़ जाएगा तो तेज़ हो जाएगा और दूर जाएगा तो स्लो हो जाता है। तो वही यहाँ पूछ रहा है
कि अधिकतम होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिकतम होगा जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार सह विजेता बना था? तो विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। चलिए 45 नंबर प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संचलन अभिक्रिया पर कार्य करता है। पदार्थ का नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है तरंग और कण दोनों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन है, ये पूछ रहा है कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन होता है, कोई आवेश इस पे नहीं होता है। और 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऊर्ध्वाधर पदार्थ है? तो ऊर्ध्वाधर पदार्थ आपका नवसादर हो गया, कपूर हो गया, यहाँ ऑप्शन नवसादर है, नवसादर ऊर्ध्वाधर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत आपका जो जॉन डाल्टन थे इनके द्वारा तैयार किया गया है। और मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया है, मेंडलीफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो CO2 जो होता है, CO2 जो अपचयित होता है। एक और पूछता है कि जो आपका जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल होता है, जल कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये जो आपका H2O देख रहे हैं, H2O यहीं से ऑक्सीजन प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो अगर उसको रासायनिक रूप से बदला जाए तो कभी अपने पूर्व रूप में नहीं आएगा, और भौतिक होता है जो बदलने के बाद भी अपना पूर्व रूप में आ जाता है। जैसे मोमबत्ती का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है। तो तरल नाइट्रोजन का बाष्पीकरण है, वो आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो इसमें भी वही जगह मोमबत्ती का पिघलना है जो भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। चौवन नंबर प्रश्न है आपका प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रोशनी आपको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो प्रकाश है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है जो किस में परिवर्तन होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? दबी हुई रोशनी किसे कहा जाता है? तो आपको कोयला को कहा जाता है दबी हुई रोशनी। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सिंदूर रासायनिक दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, कांच का कौन सा प्रकाश ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? तो पायरेक्स कांच होता है जो ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, मैग्नीशियम सल्फेट है जो एप्सम का औद्योगिक नाम है। उनसठ नंबर आपका प्रश्न है कि छाया का गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो छाया का गठन आपको
प्रकाश की जब सीधा प्रसार करेंगे, प्रकाश का सीधा प्रसार करेंगे तो छाया का गठन को उससे समझा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष से सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपरी भाग इंद्रधनुष में लाल होता है, सबसे ऊपरी भाग में लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? रेटिना पर जो नेत्र द्वारा बनता है प्रतिबिंब या जो आपका चित्र बनता है कैसा होगा? तो आपका वास्तविक भी होगा, उल्टा और छोटा होगा, वास्तविक उल्टा छोटा। नेक्स्ट है कि लेंस किससे बना होता है? तो लेंस आपको फ्लिंट कांच से बना होता है, लेंस फ्लिंट कांच से बना होता है। नेक्स्ट है किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? तो आपका होता है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है सड़े हुए अंडे की तरह। तो इसका ऑप्शन आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है जो सड़े हुए अंडे की तरह इसका गंध होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है, और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसलिए मंगल जो ग्रह है वो उसको लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो उपस्थिति है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति यहाँ अधिक मात्रा में, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? तो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैली होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ से आपको अमोनिया निकलता है, जो मूत्रालय होता है सार्वजनिक उससे अमोनिया निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग शीशा संचाय बैटरी में करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग शीशा संचाय बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका किस गैस की जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण किसका होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें आपका हो जाएगा अमोनिया, फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा। इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो कह रहा है कि किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होगा, तो ही सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किस क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो हरा रंग आपको दिखाई देता है बेरियम के कारण, जो बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देगा, और अस्ट्रासियम के कारण लाल दिखाई देगा। केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं? तो इसमें परागण नहीं होता है, जो परागण होता है क्योंकि केले में परागण नहीं होता है इसलिए बीज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरगद के पेड़ के नीचे तने नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? मोटी जड़ें तो स्तंबुल कहलाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? तो सूअर है जो नहीं पचा पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो तना काट में माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित आपका हो जाएगा इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मधुमक्खी होता है, इसका ऑप्शन आप देख लेते हैं गाय, सुअर। हाँ, मधुमक्खी है जो अपनी सामाजिक जो आपका व्यवस्था है उसके लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? पोषण विधि तो यूग्लिना की पोषण विधि जो होलोफाइटिक है, यूग्लिना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 79
अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ हैं समर्थ हैं क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होते हैं अल्ट्रासोनिक किरणें। जो अल्ट्रासोनिक किरणें होते हैं उससे मुख से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम किससे प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होगा, तो जो रेशम कीट के प्यूपा होते हैं इसी से रेशम प्राप्त होता है और इसको सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्र 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो जो आपको ननौरा है जो उत्तर प्रदेश में है, ये आपका है जो भूकंप जो परमाणु संयंत्र है भूकंपीय 4th में स्थित है। आपको प्रश्न भी आता है कि कैगा कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक है। कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा WW का आविष्कारक था, तो टिम्बर ली, इसका शायद यही आंसर होगा ऑप्शन। WW का आविष्कारक कौन था, तो टिम वर्नर्स ली। नेक्स्ट प्रश्न कि आशा की धातु किसे कहते हैं, तो आशा की धातु यूरेनियम को कहते हैं। यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम गलनांक इसमें आपका पारा का हो जाएगा, पारद, मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो फीका पड़ जाता है पित्तल का रंग हवा में किस कारण से, तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होता है इसी कारण से पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु का परत चढ़ाई जाती है, तो जो टीन होता है इसको रांगा बोलते हैं, इसका परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87। ये 87 प्रश्न है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है कि उसमें जो होता है एक अतिरिक्त वायुकोष होते हैं, इसलिए उसको परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीत ऋतु में पशुओं को प्रसूति काल को क्या कहते हैं, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खियों में प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो अभी बताएं कि सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर आपको 2213 जो बिहार दौरा का हुआ था उसमें मेन से पूछा था कि मधुमक्खी के प्रजनन प्रबंधन क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों के अभिलक्षित किया जाता है उसके जो संयुक्त किससे किया जाएगा, तो उसको जो संयुक्त पैरों के 3 युग्म होते हैं, संयुक्त पैरों के 3 युग्म से उसको सही से किया जाता है। अगर 6 पैर हैं उसको 3 इधर और 3 इधर, तो इसको हम लोग कीट मानेंगे। अब कीट को एंटोमोलॉजी कहते हैं, कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। 91 प्रश्न है कि 91 की निम्नलिखित कौन सा अंडे देता है सीधे बच्चा नहीं, तो अंडे देता है और सीधे बच्चा नहीं, तो एक कीटना है जो अंडे देगा सीधा बच्चा नहीं देगा, और बाकी है जो सीधे बच्चा देता है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो अल्कोहल निर्माण में ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल निर्माण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 93 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि जो ऑक्सीजन है, ये जो आपका ऑक्सीजन है H2O ये जल है, इसी से ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करता है, तो कवक आपका ग्लाइकोजन का संचय करता है। और एक प्रश्न ऐसा पूछता है कि कवक का कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है, तो इसको जो बरसात के दिनों में चमड़े पर उगता है उस कवक को पेंसिलिनियम कहते हैं। पेंसिलिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और एक प्रश्न और आता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं।
पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति कौन कौन है? तो डायनमो और विद्युत मोटर दोनों हो जाएगा, इसमें डायनमो और विद्युत मोटर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, अनंत या संपूर्ण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे पेंसिलिन के आविष्कारक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब इनो लवण को जल में डालते हैं तो बुलबुला क्यों निकलता है? क्योंकि वो CO2 गैस रिलीज करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्न का ये वीडियो था। टोटल इसमें 100 प्रश्न है। और इसी प्रकार से अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब कि आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम इसी तरह से टोटल हम 6000 प्लस प्रश्न को हम कराएंगे, 6000 से अधिक कराएंगे। और प्लस में करंट अफेयर भी शुरू करेंगे। और इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए। यहाँ से आपको कम से कम 70% प्रश्न लड़ने का हम गारंटी देते हैं कि लड़ेगा यहाँ से, चाहे बिहार होगा, बिहार पुलिस हो, BPSC PT हो, या तो फिर आप कह लें कि जो BPSC ले रहा है सुपर टेट का एग्ज़ाम। तो आगे इसी तरह का हम वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।